हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी फ्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 आईपी से थर्ड यूनिट दैट इज डाटाबेस। ये जो है ये हमारे जो 1920 वाला सेशन है, जो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। 1 मंथ के आसपास का टाइम बचा है आप लोगों के पास, और इस टाइम में आप लोगों को अपने इंजीनियरिंग और जो आपके मेडिकल एग्जाम्स हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बुक से स्टडी करने में स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, इसलिए वीडियो की हेल्प से आप बहुत जल्दी जो है सिलेबस को कवर कर सकते हो। और हम ट्राई करेंगे कि एग्जाम से पहले आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को जो है ब्रीफ में डिस्कस कर लें। फिलहाल हम डाटाबेस वाली यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि डाटाबेस की एडवांटेजेस क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, टपल, रिलेशन, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की। उसके बाद हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दैट इज MySQL, देन DDL, DML, TCL कमांड्स, एंड आफ्टर दैट डाटा टाइप्स ऑफ MySQL के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जब हमने सेकंड पार्ट किया उसमें हमने SQL की क्वेरीज स्टार्ट की थी। डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी को कैसे यूज किया जा सकता है, रोज पे, कॉलम्स पे कंडीशंस कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें हमने की थी। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ साथ जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली दोनों वीडियो देखी हैं उन्हें याद ही होगा, हमने लास्ट क्लास में यहीं पे स्टॉप किया था। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो आप वो वीडियोस देख लीजिए या फिर आप उस पार्ट को बुक से कवर कर लीजिए, ताकि आपको आगे वाली चीजें जो हैं वो इजीली समझ में आए। अब कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज का क्या मतलब है? हम कर रहे थे कि जब हम टेबल से डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं तो हमें कौन से वाले डाटा को डिस्प्ले करवाना है। अगर हम उसके लिए टेबल पे अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं, और वो कंडीशंस हम वेयर क्लॉज की हेल्प से लगाते हैं सेलेक्ट क्वेरी में। तो वेयर क्लॉज के अंदर हमने कंडीशन लगाने के कई तरीके पढ़े थे कि अगर हमें 2 कंडीशन एक साथ लगानी है, हम एंड ऑपरेटर यूज करते थे। अगर 2 कंडीशन लगानी है और उन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना भी इनफ है तो हमने और कीवर्ड यूज किया था। इस तरीके से वेयर में हमने अलग अलग मेथड से कंडीशन लगाई थी। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कि अगर हमें वेयर कंडीशन में कोई रेंज प्रोवाइड करनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। The between operator define a range of values that the column value must fall in to make the condition true. तो रेंज प्रोवाइड करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसका नाम है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन का मतलब है हम एक रेंज दे देंगे, और अगर हमारे कॉलम की वैल्यू उस रेंज में लाई कर रही होगी तो हमारी जो रो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज हमारी रो जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। The range include both lower value and upper value. जब हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक अगर हमने यूज किया कि बिटवीन 30 एंड 50, बिटवीन 50 एंड 100, तो उस केस में जो है हमारी दोनों वैल्यूज जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोअर एंड अपर, दोनों इंक्लूडेड होती हैं। यानी कि अगर हमारे कॉलम की वैल्यू हमारी गिवन वैल्यू के से मैच कर रही है तो भी हमारी जो रो है वो डिस्प्ले होगी। For example, to list the item whose QOH fall between 30 to 50, the command would be। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है आइटम्स। आपको इस टेबल की उन रोज को डिस्प्ले करवाना है जिनका QOH जो है वो 30 से 50 के बीच में है। 30 और 50 दोनों आपके इंक्लूडेड होने चाहिए, यानी कि 30 वाला भी डिस्प्ले हो, 50 वाला भी डिस्प्ले हो, और इन दोनों के बीच का भी। तो इसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे? सेलेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें कॉलम्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट स्टार भी लिख सकते हैं। यहाँ इन्होंने ये जो है कॉलम्स के नेम दे दिए, ठीक है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा? आइटम। अब हमें कंडीशन क्या लगानी है? वेयर
किस पे लगानी, कौन से कॉलम पे कंडीशन लगानी थी, हमें QOH पे कंडीशन लगानी थी। वेयर QOH बिटवीन, क्या रेंज दी थी हमें 30 to 50, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा 30 and 50। तो जब हम ऐसा करेंगे तो जहां भी जिस भी रो में QOH की वैल्यू 30 से 50 के बीच में होगी वो रो जो है हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम जो है हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल साथ साथ करके देख रहे थे, तो ये चीज भी हम जो है रन करके देखेंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज है, यहाँ हमें MySQL के अकॉर्डिंग ये डाटा जो है वो शो किया गया है, जो कमांड्स हैं, बट हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें SQL की क्वेरीज जनरली सेम होती हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत किसी किसी कमांड में वेरिएशन आ जाता है, कुछ वेरिएशन डाटा टाइप्स में हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, जो आपके सामने मैंने ये विंडो ओपन की हुई है, हम इसे यूज कर रहे हैं। मैं एक बार आपको वो डाटाबेस दिखा देती हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी नाम का एक डाटाबेस क्रिएट किया था। इस डाटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट की थी EMP, ये देखिए यहाँ पे। और इस EMP टेबल का स्ट्रक्चर हमारा क्या था, इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स थे। 4 कॉलम्स हमारे थे ई कोड, ई नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, जिसमें से हमने ई कोड को क्या बना दिया था, प्राइमरी की बना दिया था। अब हमें क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है, तो हमने यहाँ से न्यू क्वेरी ले लिया। पहले मैं आपको EMP की सारा डाटा दिखा देती हूँ, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ताकि आपको पता चल जाए कि इस टेबल में जो है हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एरर मैसेज इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, ओके। यहाँ पर ये देखिए, ये जो EMP टेबल है ये हमारी कंपनी वाले डाटाबेस के अंदर है। तो सबसे पहले हमें उस डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा ताकि हम उसे यूज कर पाए। हमने डाटाबेस को बिना ओपन किए ही उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, उसमें हमने बुक में भी ये चीज पढ़ी थी कि जब भी आप किसी भी डाटाबेस को आपको यूज करना है तो उससे पहले आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के लिए कमांड हमने क्या पढ़ी थी, यूज और उसके साथ डाटाबेस का नाम। हमारे डाटाबेस का नाम क्या है, कंपनी, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके बाद सेमीकोलन, और अब हम इसे रन करेंगे। देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। अब हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब हम इसे रन करेंगे। कंपनी, हमारी टेबल का नाम जो है वो क्या है, कंपनी। इसे हमने रन किया। ये देखिए ये है हमारी टेबल का डाटा। सॉरी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी कर दिया था। कंपनी हमारे डाटाबेस का नाम है और इस डाटाबेस में हमने टेबल ये देखिए कौन सी क्रिएट की थी, EMP टेबल जो है वो क्रिएट की थी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो इससे क्या होगा, EMP टेबल के सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए हमारी टेबल में 4 कॉलम्स थे, ई कोड, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, और इसमें हमारे पास 5 रोज जो है वो हमने इंसर्ट करवाई थी। अब हमें इस पे कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखनी है, हमें रेंज क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखनी है। यानी कि अगर हमें कंडीशन में कोई रेंज प्रोवाइड करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं हम इनमें से किस कॉलम पे ये ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। हम ई कोड पे भी यूज कर सकते हैं, हम सैलरी पे भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट, हम सारे कॉलम्स को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें कॉलम्स पे रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर। अब हमें वेयर कंडीशन लगानी है और इस कंडीशन में हमें क्या करना है, रेंज प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए हम ई कोड पे कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर ई कोड बिटवीन, ई कोड की रेंज हम दे देते हैं 200 से लेके 203 तक। वेयर ई कोड बिटवीन 200 एंड 203। ठीक है, अब हम इस कमांड को रन करेंगे।
तो देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो क्या आता है। इसे हमने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए हमारे आउटपुट में सिर्फ 3 रो डिस्प्ले हुई, 201, 202 एंड 203, जबकि हमारे पास टोटल 5 रो थी, लेकिन 4th और 5th रो में ई कोड क्या था, 204 एंड 205, बट हमने यहाँ पर रेंज क्या प्रोवाइड की है, 200 से 203, इसलिए हमारी सिर्फ ये 3 रो जो है वो सिलेक्ट हुई है। अगर हम यहाँ पे 203 की जगह 202 दे देते तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारी सिर्फ 2 रो जो है वो सिलेक्ट हो पाती, दैट इज एग्जीक्यूट क्वेरी। अब ये देखिए सिर्फ 2 रो सिलेक्ट हुई है। मान लीजिए मैं यहाँ पे रेंज दे देती हूँ 203 से लेके 207 तक। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में 203, 204 और 205 सिर्फ 3 रो सिलेक्ट होंगी, इसके क्योंकि 201 और 202 जो है वो इस रेंज में लाई नहीं करती, तो इसलिए वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो जो भी रेंज हम यहाँ पे देंगे, और मान लीजिए हम कोई ऐसी रेंज दे देते हैं, मान लीजिए मैंने दे दी 206 से लेके 210 तक। अब इसमें से एक भी वैल्यू हमारी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसे जब हम रन करेंगे तो ये देखिए हमें एम्प्टी टेबल मिली, क्योंकि हमारे जो टेबल थी उसमें ई कोड की कोई भी वैल्यू 206 से 210 के बीच लाई नहीं करती थी, इसलिए इस केस में हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हुआ। तो इस तरीके से हम बिटवीन की हेल्प से कोई भी रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों वैल्यूज जो है वो इंक्लूडेड होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस बेस्ड ऑन लिस्ट। अभी हमने रेंज के बेसिस पे कंडीशन लगाई थी, अब हम लिस्ट के बेसिस पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट गिवन है और हमें किसी कॉलम की वैल्यू चेक करनी है कि क्या उस कॉलम की वैल्यू उस लिस्ट में लाई करती है, अगर वो उस लिस्ट में लाई करती है तभी वो रो डिस्प्ले हो, तो उस केस में हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी पड़ती है, कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। और इसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर। टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन ऑपरेटर इज यूज्ड। तो अगर हमें लिस्ट स्पेसिफाई करनी होती है तो उस केस में हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। द इन ऑपरेटर सेलेक्ट वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इन ऑपरेटर क्या करता है कि जिस कॉलम की हेल्प से हमने कंडीशन लगाई है, क्या उस कॉलम की वैल्यू हमारी गिवन लिस्ट में मैच करती है, अगर कर रही होगी तो वो उस पर्टिकुलर रो को डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज वो उस रो को डिस्प्ले नहीं करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर सिटीज, यू मे गिव। अब मान लीजिए आपके पास एक टेबल है मेंबर्स के नाम से, लेकिन आपको उस टेबल से सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को डिस्प्ले करवाना है जो सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलोर सिटी से बिलोंग करते हैं, बाकी सबको नहीं करवाना। तो इसलिए हमें कंडीशन क्या लगाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, कि मेंबर्स के सारे कॉलम सिलेक्ट हों बट वेयर सिटी इन, लेकिन सिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो दिल्ली हो या मुंबई हो या चेन्नई हो या फिर बेंगलोर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एसक्यूएल क्या करेगा, चेक करेगा सिटी वाले कॉलम की वैल्यू 1 बाय 1। अगर सिटी वाले कॉलम की वैल्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलोर में से कुछ होगी तो वो उस रो को डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज उस रो को स्किप कर देगा। फिर वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए, नेक्स्ट रो के लिए सिटी की वैल्यू चेक करेगा, अगर मैचिंग होगी तो डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज उसे भी स्किप कर देगा। और इस तरीके से वो सारी रो, मतलब जितनी भी हमारी टेबल की रोज है वो उन सबको चेक करेगा। इनकी तरह ही हमारे पास नॉट इन ऑपरेटर होता है। नॉट इन ऑपरेटर जो है वो इनसे ऑपोजिट उसमें वर्क करता है। यहीं पे अगर हम नॉट इन लगा देंगे तो वो उन मेंबर्स को डिस्प्ले करेगा जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलोर से बिलोंग नहीं करते। इन ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर इस लिस्ट से मैचिंग हमारे पास वर्ड्स हैं तो डिस्प्ले करवाएगा। नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर लिस्ट से मैचिंग नहीं होंगे तो उस केस में डिस्प्ले करवाएगा। अगर यहाँ पे हमने कमांड लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो इस कमांड से क्या होगा, वो मेंबर्स डिस्प्ले होंगे जो दिल्ली, मुंबई या चेन्नई से बिलोंग नहीं करते हो। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का कोई भी मेंबर जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। हम इसे रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कंडीशन, पहले मैं एक बार दोबारा से आपको ये वाली क्वेरी रन करके दिखा देती हूँ कि हमारी जो टेबल थी वो एक्चुअल क्या थी। ये देखिए, ये हमारी एक्चुअल टेबल है। अब हम कंडीशन लगाते हैं इस पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर
अब मान लीजिए हम ई-नेम पे कंडीशन लगा देते हैं, वेयर ई-नेम इन। अब इनके बाद हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ई-नेम के लिए लिस्ट हम दे देते हैं, अगर जो नाम है वो या तो अगर राम है या फिर अगर सचिन है एंड या फिर अगर नितिन है, तो हमारी जो रो है वो डिस्प्ले हो, अदरवाइज तो डिस्प्ले नहीं हो। तो अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कितनी रोज हैं जो इससे मैच कर रही हैं। राम से फर्स्ट रो मैच कर रही है, रमन जो वाली रो जो है वो मैच नहीं करेगी क्योंकि रमन हमारी लिस्ट में नहीं है तो ये डिस्प्ले नहीं होगी। नितिन वाली हो जाएगी, सचिन वाली, राम वाली, ये चारों रो जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखिए सिर्फ हमारी 4 रो जो है वो डिस्प्ले हुई है। इको 202 ई-नेम रमन वाली जो रो थी वो डिस्प्ले नहीं हुई। अगर यही सेम चीज मैं यहाँ पे ऑपरेटर कर देती हूँ नॉट इन, इस केस में क्या होगा, राम, सचिन और नितिन वाली रोज डिस्प्ले नहीं होंगी, बल्कि इन तीनों के अलावा अगर कोई और रो है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस केस में ये चारों डिस्प्ले नहीं होंगी और जो हमारी रमन वाली रो थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए इस केस में हमें आउटपुट में सिर्फ एक रो मिली जो इन तीनों नाम से मैच नहीं कर रही थी, वो वाली रो। तो इन और नॉट इन ऑपरेटर जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। इन ऑपरेटर का काम होता है कि वो कॉलम की वैल्यूज को लिस्ट से मैच करता है, अगर मैचिंग होंगी तो आउटपुट में रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। और नॉट इन ऑपरेटर का काम होता है कि जो हमारे लिस्ट है, कॉलम की वैल्यूज उस लिस्ट में अगर नहीं है तो वो आउटपुट में देगा, अगर है तो नहीं देगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट जो है वो वर्क करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। अब हमें अगर किसी पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे कंडीशन लगानी है, यानी कि अगर हमें ऐसे एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करवाना है जिनका नेम आर से स्टार्ट हो रहा है, या ऐसे एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करवाना है जिनके नाम की स्पेलिंग में कहीं भी ए आता है, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करवाना है जिनके नाम के एंड में एक्स आता है, इस तरीके की अगर हमें कंडीशन चाहिए तो उसके लिए हमें पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और हमारे पास उन पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए 2 सिंबल होते हैं, परसेंटेज सिंबल और अंडरस्कोर सिंबल। एसक्यूएल इंक्लूड अ स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर दैट इज लाइक। जो स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर होता है वो लाइक ऑपरेटर होता है जो कि पैटर्न्स को आपस में मैच करता है। फॉर कंपैरिजन ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूजिंग पैटर्न्स। अब लाइक ऑपरेटर की हेल्प से हम पैटर्न्स को मैच तो करते हैं, लेकिन हम पैटर्न को डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हम इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे। पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा मॉड्यूलो सिंबल, दैट इज जो परसेंटेज का साइन होता है, और दूसरा है हमारा अंडरस्कोर। अब दोनों का यूज क्या होता है? The percentage character matches any substring। परसेंटेज का मतलब होता है 0 या मोर कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी अल्फाबेट, कितने भी अल्फाबेट, कोई भी स्ट्रिंग हो वो हमारी मॉड्यूलो से मैच करती है। अंडरस्कोर का मतलब होता है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं डिफाइन करते कि कौन सा कैरेक्टर, बस अंडरस्कोर का मतलब है एनी कैरेक्टर, यानी कि कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर। परसेंटेज का मतलब है 0 और मोर कैरेक्टर्स या फिर एनी सबस्ट्रिंग यू कैन से। अब हम इन पैटर्न्स को यूज कैसे करते हैं? द लाइक कीवर्ड इज यूज्ड टू सेलेक्ट रोज कंटेनिंग कॉलम्स दैट मैचेस अ वाइल्ड कार्ड पैटर्न, यानी कि जहां पे कॉलम की वैल्यू जो है वो वाइल्ड कार्ड पैटर्न से मैच कर रही होगी वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, टू लिस्ट मेंबर्स, अब ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है। टू लिस्ट मेंबर्स विच आर इन एरिया विद पिन कोड स्टार्टिंग 13 द कमांड इज। अब मान लीजिए हमें ऐसे मेंबर्स को डिस्प्ले करवाना है जिनके एरिया का पिन कोड जो है वो 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम कमांड क्या देंगे? सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी। ठीक है, फ्रॉम मेंबर्स। अब यहाँ वैसे हमें कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी थी, तो हम सिंपली लिख सकते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन लाइक, कोट्स में हमने क्या लिखा? 13 मॉड्यूलो। अब इसका मतलब क्या है? एक तो ये क्योंकि ये स्ट्रिंग्स को मैच कर रहा है इसलिए हम इसे कोट्स में लिखेंगे। दूसरी बात, 13 से स्टार्ट होना चाहिए, तो पहले हमने 13 लिखा,
लेकिन 13 के बाद कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बोला है कि कोड जो है वो स्टार्ट 13 से होना चाहिए। 13 के बाद उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, 13 मॉड्यूलो, यानी कि बिगिनिंग में 13 होना चाहिए, बाद में कितने भी कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। पहले कॉलम का नाम, उसके बाद हम मेंशन करेंगे लाइक कीवर्ड, और उसके बाद हम मेंशन करेंगे हमारा पैटर्न। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, लिस्ट नेम ऑफ पेट्स who have name ending with y। अगर हमें ऐसे पेट्स का नाम डिस्प्ले करवाना है जिनका जो नाम की स्पेलिंग है वो y से एंड होती है, तो उसका हम कैसे करवाएंगे, सेलेक्ट नेम, क्योंकि हमें सिर्फ नाम डिस्प्ले करवाना है तो हमने नेम कॉलम को सिलेक्ट किया, फ्रॉम पेट्स। यहाँ पे ये टेबल का नाम गलत लिखा हुआ है, पेट्स की टेबल से ही हम पेट्स के नाम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ईएमपी टेबल में एम्प्लॉय के नेम थे। उसके बाद हमने लिया है वेयर क्लॉज, वेयर नेम। अब हमें क्योंकि नेम की स्पेलिंग चेक करनी है, नेम के लास्ट में वाई होना चाहिए, तो नेम लाइक मॉड्यूलो वाई। अब मॉड्यूलो वाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, वाई, यानी कि खत्म वाई पे होना चाहिए, उससे पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो, इसीलिए हमने क्या यूज किया, मॉड्यूलो वाई। ठीक है, जहां हमें एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए वहां हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं, जहां हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए वहां हम मॉड्यूलो का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ये सब रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। हम ईएमपी टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं, सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, बट हम एक कंडीशन क्या लगा रहे हैं, वेयर ई नेम, जो एम्प्लॉयज के नेम है, वेयर ई नेम लाइक। अब लाइक के बाद हमें पैटर्न देना है। क्या, अब हम मान लीजिए हमें ऐसे एम्प्लॉयज के नाम जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं जिनके नाम की स्टार्टिंग जो है वो आर से होती है, लेकिन आर के बाद कितने भी कैरेक्टर हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम उसके बाद क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलो सिंबल। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें वो सारे नाम मिल जाएंगे जो आर से स्टार्ट होते हैं। एग्जीक्यूट, और अब ये देखिए आर से स्टार्ट होने वाले सारे नाम हमें मिल गए। अब यहीं अगर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया होता तो एक भी कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कमांड ये लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर ई नेम लाइक आर अंडरस्कोर, इसका मतलब क्या है कि आर और उसके बाद एक कैरेक्टर और हो कोई भी, यानी कि नाम में सिर्फ दो कैरेक्टर होने चाहिए, पहला कैरेक्टर आर होना चाहिए और सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब हम इस कमांड को रन करेंगे, हमें सिर्फ ये लास्ट कमांड सेलेक्ट करनी है। अब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए हमें एम्प्टी मिला, क्योंकि हमारे टेबल में कोई भी एम्प्लॉय नेम ऐसा नहीं था जिसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर हो। मान लीजिए मैं इसके बाद एक और अंडरस्कोर लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये दो अंडरस्कोर लगा दिए। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे नाम में टोटल 3 कैरेक्टर होने चाहिए और नाम की स्पेलिंग जो है वो आर से शुरू होनी चाहिए। अब क्या हमें इस केस में आउटपुट मिलेगा? मिलेगा। और हमारे पास कौन कौन सी रो आएंगी? 2 रो आएंगी जिसमें राम था नेम में, क्योंकि वो आर से बिगिन हो रहा है और उसमें टोटल 3 जो है वो कैरेक्टर्स हैं, इसलिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी 2 रो जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कंडीशन मुझे ये चाहिए, मुझे उन एम्प्लॉयज के नाम जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं जिनके नाम जो है वो शुरू आर से हो रहा है और उस नाम का 3rd कैरेक्टर एम है। मुझे सिर्फ इतनी ही कंडीशन दी गई है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, कि 1st कैरेक्टर जो है वो आर होना चाहिए, नाम की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होनी चाहिए और 3rd कैरेक्टर एम होना चाहिए। तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें आर चाहिए, 2nd कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है, 3rd कैरेक्टर हमें क्या चाहिए? एम चाहिए। अब 3rd कैरेक्टर तो एम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला ना कि लास्ट कैरेक्टर एम चाहिए, उसके बाद भी कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं तो हमने क्या लगा दिया? मॉड्यूलो लगा दिया। तो अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या क्या मिलेगा? हमें 3 रो मिलेंगी, जो हमें ये देखिए आर से हमारे 3 एम्प्लॉय नेम स्टार्ट हो रहे थे और इन तीनों में 3rd कैरेक्टर जो है वो क्या है? एम है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ।
r_m___, यानी कि टोटली मेरे जो स्ट्रिंग है उसमें 5 कैरेक्टर होने चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर r होना चाहिए और थर्ड कैरेक्टर m होना चाहिए और उसके बाद 2 कैरेक्टर्स और होने चाहिए। तो इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे आउटपुट में सिर्फ एक क्वेरी मिली, दैट इज रमन, क्योंकि यही एक क्वेरी ऐसी थी यही एक एम्प्लॉय नेम ऐसा था जिसमें 5 कैरेक्टर थे और फर्स्ट कैरेक्टर r और थर्ड कैरेक्टर जो है m थे। बट अगर मैं इस r और m को हटा के इसकी जगह भी अंडरस्कोर लगा दूं, यहाँ भी मैंने एक अंडरस्कोर लगा दिया और यहाँ भी मैंने एक अंडरस्कोर लगा दिया। अब ये क्या शो कर रहा है, 5 अंडरस्कोर मैंने यहाँ यूज किए हैं, यानी कि मेरी स्ट्रिंग में कोई भी 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए। कैरेक्टर्स चाहे जो मर्जी हो, लेकिन कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अब जब मैं इस क्वेरी को रन करवाऊंगी तो ये देखिए मुझे कितने आउटपुट मिले, 2 आउटपुट मिले। रमन में भी 5 कैरेक्टर्स हैं और नितिन में भी 5 कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे ये आउटपुट मिल गया। अब मान लीजिए मुझे ऐसी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है जो बिगिन हो रही है एस से, या फिर जो बिगनिंग में उसके कुछ भी हो बट उसका एंड जो है वो किससे हो रहा है, एम से। अगर मैं ऐसी क्वेरी एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो हमें वो सारे एम्प्लॉय नेम जो है डिस्प्ले हो जाएंगे जो बिगिन, जिनका एंड जो है वो एन से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैटर्न्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है पैटर्न्स के लिए तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सर्चिंग फॉर नल। अब अगर हमें नल वैल्यूज सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे। नल वैल्यूज भी जो है हम वो सर्च करने के लिए इक्वल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब लास्ट जो सेकंड पार्ट था हमारा वीडियो का, उसमें हमने डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू नल करके सर्च किया था तो हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला था, जबकि हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें नल वैल्यूज होती है। वो रिजल्ट हमें वैसा क्यों मिला था, वहां मैंने उस टॉपिक को स्किप कर दिया था क्योंकि वहां मैं बीच में यह टॉपिक इंट्रोड्यूस करना नहीं चाह रही थी। बट नल को सर्च करने के लिए हमें इक्वल ऑपरेटर यूज जो है वो नहीं हो सकता। इक्वल क्या, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो नल के साथ वर्क नहीं करता है। नल को सर्च करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफाइड ऑपरेटर होता है, दैट इज ऑपरेटर। ठीक है, द नल वैल्यूज इन अ कॉलम कैन बी सर्च फॉर इन अ टेबल यूजिंग इज नल इन द वेयर क्लॉज। हम वेयर क्लॉज के अंदर कॉलम की वैल्यू को जब नल से कंपेयर करते हैं तो कॉलम इज इक्वल टू नल नहीं लिखते, कॉलम इज नल लिखते हैं, यानी कि इक्वल का साइन नहीं लगाते, उसकी जगह ऑपरेटर लिखते हैं, दैट इज। रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन एटसेट्रा कांट बी यूज्ड विद द नल। नल वैल्यूज के साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट कंटेन नल और नॉन वैल्यूज यू कैन यूज द कमांड सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम नेम्स जो भी हमें डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नल। ठीक है, इसी तरीके से इज के जैसे ही हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है इज नॉट। इज नॉट जो है वो इज से ऑपोजिट वर्क करता है। जब हमने चेक किया डिपार्टमेंट इज नल तो ये उन रोज को सिलेक्ट करेगा जहां पे डिपार्टमेंट की वैल्यू नल है। बट अगर हमने कंडीशन लगाई डिपार्टमेंट इज नॉट नल तो ये उन रोज को सिलेक्ट करेगा जहां पे डिपार्टमेंट की वैल्यू नल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। इससे पहले मैं एक बार आपको टेबल दोबारा से डिस्प्ले करवा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, इस टेबल को मैं एक बार आपको दोबारा से डिस्प्ले करवा देती हूँ ताकि जब हम कंडीशन लगाएं तो आपको समझ आए। ये हमारी टेबल है, मैं डिपार्टमेंट पे कंडीशन लगा रही हूँ। ये देखिए डिपार्टमेंट में हमारे पास एक नल वैल्यू है। हम सैलरी पे भी लगा सकते हैं, सैलरी में 2 रो हैं जिनमें नल है हमारे पास। मैं दोनों पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। पहले सैलरी पे ही लगा देते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर, कंडीशन हमें क्या लगानी है, सैलरी पे, वेयर सैलरी इज नल। ठीक है, जहां पे सैलरी नल है वो वाली रो जो है हमारी डिस्प्ले हो जाए। तो अब जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कौन सी रोज मिलेंगी, जहां सैलरी जो है वो क्या है, नल है। यही अगर ये कंडीशन हम क्या लगा देते, नॉट नल कर देते। ठीक है,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज नॉट नल। ये नॉट पहले नहीं लगाना है, ये नोट हमें इसके बाद लगाना है, वेयर सैलरी इज नॉट नल। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी वो रो डिस्प्ले होंगी जिनमें सैलरी की वैल्यू नल नहीं है। ये देखिए, जिन तीन रोज में सैलरी की वैल्यू नल नहीं थी वो वैल्यूज जो है डिस्प्ले हो गई। अब यही अगर कंडीशन में डिपार्टमेंट नंबर के साथ लगाती हूँ, अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट इज नॉट नल, तो यहाँ पे हमारी वो चारों रोज डिस्प्ले हो जाएंगी जिसमें डिपार्टमेंट की वैलिड वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती थी। ये देखिए, डिपार्टमेंट की हर में वैलिड वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ डिपार्टमेंट इज नल कर देती हूँ, इस केस में क्या होगा, जहां डिपार्टमेंट की वैल्यू नल है वो वाली रो जो है हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, हमारी डिपार्टमेंट की वैल्यू एक ही रो में नल थी तो वो वैल्यू जो है हमारी डिस्प्ले हो गई। इस तरीके से हम नल वैल्यू को चेक करने के लिए इज या नॉट इज ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमें रिवीजन दी हुई है स्टार्टिंग से अब तक जो भी किया है उस चीज की। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्रिएटिंग टेबल्स विद एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। अब जब मैंने आपको टेबल की क्रिएशन बताई थी, वहां मैंने आपको बताया था कि अभी ये जो हमने टेबल क्रिएट की है वो एक बहुत ही बेसिक से सिंटेक्स से की है। ऑल्दो मैंने वहां प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपको करके दिखा दिया था कि हम कैसे ऐड करते हैं, बट उसमें हमने और कोई कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ा था। बट एसक्यूएल में हमारे एसक्यूएल जो है हमें कई तरह के कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ये 5 कंस्ट्रेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हम टेबल क्रिएशन के टाइम पे टेबल के कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम टेबल क्रिएशन के टाइम पे उन्हें अप्लाई नहीं कर पाए तो हम बाद में भी अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से उन कंस्ट्रेंट को हमारी टेबल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। यू ऑलरेडी नो दैट अ टेबल इज क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड। के क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से हम टेबल क्रिएट करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसक्यूएल सिंटेक्स फॉर क्रिएट टेबल इज क्रिएट टेबल, उसके बाद हम टेबल का नाम दे देते हैं और फिर राउंड ब्रैकेट्स में हम कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं, उन कॉलम्स के डाटा टाइप प्रोवाइड करते हैं, उनका साइज प्रोवाइड करना होता है तो वो करते हैं, कोई कंस्ट्रेंट लगाना है वो लगाएंगे, देन कॉमा लगा के सेकंड कॉलम, देन थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लास्ट में हम क्या करेंगे, इस राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये था हमारा क्रिएट टेबल का सिंटेक्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। If we are to create the customer table specified as above, we would type in। ये हमें एक एग्जांपल दे दिया है क्रिएट टेबल का, कि एक कस्टमर नाम की टेबल क्रिएट की जिसमें हमने कॉलम्स लिए हैं, फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, कंट्री और बर्थ डेट। ये 6 कॉलम्स हमने लिए हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सारे ही जो है हमारे कैरेक्टर टाइप है, सिर्फ बर्थ डेट जो है उसका डाटा टाइप क्या है, डेट, बाकी सबका डाटा टाइप क्या है, कैर है। But while creating tables, we may need to apply certain conditions on the columns. बट जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कई बार हमें कॉलम्स पे कुछ कंडीशन लगानी होती हैं, लाइक दिस कॉलम मस्ट नॉट बी ब्लैंक और नल फॉर एनी रिकॉर्ड। अगर हमें ये चाहिए कि पर्टिकुलर जो कॉलम है उसमें नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए तो उसके लिए हम नॉट नल जो है उसे स्पेसिफाई करेंगे। तो इस तरीके से अगर हमें अपने टेबल पे कंडीशंस लगानी है तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल कंस्ट्रेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं। टू अप्लाई कंडीशंस ऑन कॉलम्स, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स होते कौन कौन से हैं। हमारे पास 6 एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है, जिस कॉलम पे हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है उस कॉलम में हम कभी भी नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। अगर हम उसमें नल वैल्यू एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो इमीडिएटली हमें एरर प्रोवाइड कर देगा और वो उस रो को ही इंसर्ट नहीं करेगा जहां उस कॉलम के लिए वैल्यू नल हो। इट इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। सेकेंड है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है कि जब हमने किसी कॉलम की वैल्यू जो है प्रोवाइड नहीं की, अगर आप लोगों ने वीडियो का सेकंड पार्ट देखा था तो आप लोगों को याद होगा हमने इंसर्ट करते टाइम एक कमांड पढ़ी थी जहां हम सारे कॉलम्स की वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते थे, हम सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स जिनकी वैल्यू हमें एट प्रेजेंट पता होती है हमने उनकी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया था।
तो उस केस में हमारे रिमेनिंग कॉलम्स में जो है वो नल स्टोर हो गया था। बट अगर हम चाहते हैं कि जब हमने इस कॉलम की वैल्यू अपनी इंसर्ट कमांड में नहीं दी, तब इस कॉलम में नल वैल्यू स्टोर ना होके उसकी जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाए। मान लीजिए सैलरी है, अब अगर कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी नल तो कभी नहीं हो सकती, कोई ना कोई सैलरी तो होगी ही। तो अगर एट प्रेजेंट उस एम्प्लॉय की सैलरी हमने इंसर्ट नहीं की तो डिफॉल्ट उसकी सैलरी जो है वो 10,000 डिस्प्ले हो जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज डिसाइड कर देते हैं, तो उस कॉलम में हमेशा वो वैल्यू स्पेसिफाई हो जाती है। प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड, यानी कि जब भी उस कॉलम में नल एंटर करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्टोर हो जाती है। इसके बाद है यूनिक कंस्ट्रेंट। इट इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन द कॉलम आर डिफरेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट का काम होता है कि वो कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना होने दे। जिस कॉलम पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं उस कॉलम की सारी वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट होती हैं, यूनिक होती हैं, उसमें कोई भी रिपीटेड वैल्यू स्टोर नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज चेक कंस्ट्रेंट। अगर हमें कोई भी कंडीशन लगानी होती है कॉलम पे, लाइक अगर हम फोन नंबर स्टोर करवा रहे हैं, वो फोन नंबर जो है 10 डिजिट्स का ही होना चाहिए, या फिर मान लीजिए हम रोल नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो वो रोल नंबर जो है 1 से लेके 100 के बीच में ही होना चाहिए। इस तरीके के कंस्ट्रेंट जब हमें अपने कॉलम्स पे लगाने होते हैं तो उसके लिए हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया। तो जब भी हमें कोई भी क्राइटेरिया प्रोवाइड करना होता है, लाइक रोल नंबर है, रोल नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, तो हम कर सकते हैं रोल नंबर ग्रेटर देन 0। या फिर सैलरी जो है, हर एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी हमने 15,000 रखी है, तो सैलरी पे हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे सैलरी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। तो इस तरीके से जब हम चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो उस कॉलम में वैल्यू, उस कॉलम की जो वैल्यू होगी उसे वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, अदरवाइज वो रो इंसर्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो है हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की का काम क्या होता है, यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। प्राइमरी की जो है वो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब ये देखिए, यूनिक कंस्ट्रेंट जो था वो एक पर्टिकुलर कॉलम पे था कि उस कॉलम में रिपीटेड वैल्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी की जो है वो पूरी टेबल के लिए हो जाता है कि पूरी टेबल में जो है सेम टपल रिपीट नहीं होगी, बीच में कॉलम्स की वैल्यू रिपीटेड हो सकती है लेकिन पूरी सेम रो जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं होगी। फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, इसे हमने डिस्कस किया ही था जब हमें दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना होता है, रिलेट करना होता है, तो हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की स्टोर करवा देते हैं। तो वहां पे हमने टर्म्स पढ़ी ही थी कि जो हमारी फॉरेन की है उसमें सिर्फ वही वैल्यूज डाल सकते हैं जो प्राइमरी टेबल की प्राइमरी की में थी, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ऐड हो सकती, और प्राइमरी की से हम उन वैल्यूज को डिलीट नहीं कर सकते जो हमने फॉरेन की में लिखी हुई हैं, ना ही हम उन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इन सारे कंस्ट्रेंट्स को डिटेल में देखेंगे और इन्हें टेबल में कैसे ऐड करना है हम ये भी जो है स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल नॉट नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल, यानी कि जब हम कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते हैं टेबल पे तो उस टेबल में कॉलम्स की वैल्यू जो है नल हो सकती है। और नल नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वो हम इंडिविजुअल कॉलम्स पे लगाते हैं, तो जिस भी कॉलम पे हम नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाएंगे उस कॉलम में नल वैल्यूज जो है वो स्टोर नहीं हो पाएंगी। इफ यू डू नॉट वांट टू अलाउ नल वैल्यूज इन अ कॉलम, क्योंकि डिफॉल्ट तो हर कॉलम में नल वैल्यूज स्टोर हो सकती है, बट अगर हम ऐसा चाहते हैं कि किसी कॉलम में जो है नल वैल्यूज की एंट्री अलाउड ना हो, you will want to place a constraint on this column specifying that null is now not an allowable value। तो हम उस पे जो है कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं जिसके बाद नल वैल्यू उस कॉलम में अलाउड नहीं रहेगी। और ये हम कैसे कर सकते हैं, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल कमांड हमारी सेम है, कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप और डाटा टाइप मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे, नॉट नल लिख देंगे। तो इससे इस कॉलम पे जो है ये कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल हो जाएगा और इसका मतलब है कि जो ये SID नाम का कॉलम है हमारी कस्टमर टेबल में,
अब इसमें नल वैल्यूज एंटर नहीं हो सकती। सिमिलरली लास्ट नेम पे भी नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया गया है। ये देखिए लास्ट नेम हमारे कॉलम का नाम है, फिर हमने उसका डाटा टाइप दिया varchar 30 और उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट प्रोवाइड किया डेट इज नॉट नल, यानी कि लास्ट नेम वाले कॉलम में भी नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, उसमें भी हमेशा कोई ना कोई वैलिड वैल्यू ही होनी चाहिए। In this table, SID and last name cannot include null, while first name can include null. अब ये देखिए जो हमारा first name वाला कॉलम था, इसका साथ हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, यानी कि इस कॉलम में null values जो है वो हो सकती हैं। An attempt to execute the following SQL statement. अब इसके बाद अगर हमने ये SQL statement दी, insert into customer last name, first name. अब ये देखिए हमने पढ़ा ही था कि हम जब भी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सारे कॉलम्स की वैल्यू दें। तो यहाँ देखिए हमने दो कॉलम्स लिखे, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, और उनकी वैल्यूज दे दी वैंग एंड पेड्रो। तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट नेम में स्टोर हो गया पेड्रो, लास्ट नेम में स्टोर हो गया वैंग, लेकिन एसआईडी के लिए हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो एसआईडी में क्या स्टोर होगा नल। लेकिन जब इंसर्ट कमांड एसआईडी में नल स्टोर करने की कोशिश करेगी तो वहां पर कंस्ट्रेंट मिलेगा डेट इज नॉट नल। तो इसलिए इंसर्ट की हेल्प से भी हम वहां पे नल जो है एंटर नहीं कर पाएंगे और उस केस में हमें एरर रिटर्न होगा डेट योर इंसर्शन इज फेल्ड, यू कांट एंटर अ नल वैल्यू इन द एसआईडी कॉलम। आप यहाँ देख भी सकते हैं उन्होंने मेंशन किया है विल रिजल्ट इन एन एरर बिकॉज दिस विल लीड टू कॉलम एसआईडी बीइंग नल व्हिच वायलेट्स नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑन दैट कॉलम, क्योंकि जब हम इस इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एसआईडी कॉलम में नल इंसर्ट करने की कोशिश करेगी जो कि हमारे नॉट नल कंस्ट्रेंट का वायलेशन होगा और इस वजह से ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी और इसमें इंसर्शन जो है वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको नॉट नल का प्रैक्टिकल अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, एक बार हम सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो स्टडी कर लेते हैं, लास्ट में सबका प्रैक्टिकल एक साथ करेंगे क्योंकि हर बार जो है हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी कंस्ट्रेंट के लिए। हालांकि कुछ कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको क्रिएशन के टाइम भी करके दिखाऊंगी, इसलिए सारे कंस्ट्रेंट्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम लास्ट में एक साथ कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। मैंने आपको बताया ही था डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी उस कॉलम में नल वैल्यू स्टोर होने वाली है या उस कॉलम की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है, उस केस में ये डिफॉल्ट वैल्यू उस कॉलम में स्टोर हो जाती है। द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट does not provide a specific value, यानी कि जब insert into कमांड में हम किसी कॉलम को स्किप कर देते हैं, यानी कि उस कॉलम की वैल्यू हम insert कमांड में प्रोवाइड नहीं करते, तब उस केस में क्या होगा कि जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में वैल्यू दी होगी वो वैल्यू उस कॉलम में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, वहां पे हमने स्टूडेंट आईडी ये लिया, हमने इसमें यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया जो कि हमने पढ़ा नहीं है, हम अभी आगे देखेंगे। लास्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम लिया, उसके बाद हमने एक कॉलम लिया स्कोर, और स्कोर की डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दे दी 80, यानी कि जब भी हम स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, अगर स्कोर की कोई वैलिड वैल्यू गिवन है तो वो स्कोर वाले कॉलम में एंटर हो जाए, बट अगर स्कोर की वैलिड वैल्यू गिवन नहीं है तो उस केस में क्या हो, स्कोर में क्या स्टोर हो जाएगा 80 स्टोर हो जाएगा, उसकी वैल्यू नल नहीं होगी। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। जब हम इस तरीके से टेबल क्रिएट करने के बाद अगर इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को रन करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, हमने 3 कॉलम दिए, स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, और इन्हीं तीनों कॉलम्स की वैल्यू दी। स्टूडेंट आईडी में 10 स्टोर हो गया, लास्ट नेम में कुरैशी स्टोर हो गया, फर्स्ट नेम में जिशान स्टोर हो गया, बट स्कोर की तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो स्कोर में क्या स्टोर होगा 80 स्टोर हो जाएगा। इस बार स्कोर में नल स्टोर नहीं होगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 80। तो देखिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारी रो इंसर्ट होगी उस रो की वैल्यूज देखिए, यहाँ पे स्कोर की वैल्यू क्या है 80, यानी कि स्कोर की वैल्यू नल नहीं है, जो हमने डिफॉल्ट में वैल्यू दी है वो वैल्यू हमारी यहाँ पे स्टोर हुई है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी क्या करता है कि नल वैल्यूज को प्रिवेंट करता है कि नल वैल्यूज जो है कॉलम में ना आए, क्योंकि नल वैल्यूज जो है वो कुछ भी काम
मतलब जो है हमारे काम को कॉम्प्लिकेट ही करती हैं। नल वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैलिड वैल्यू है वो एट प्रेजेंट अवेलेबल ही नहीं है। Even though we didn't specify a value for the score column in the insert into statement, it does get assigned the default value of 80 since we had already set 80 as the default value for this column. यहाँ पे जबकि insert कमांड में हमने score की कोई वैलिड वैल्यू नहीं दी थी, फिर भी उसमें 80 स्टोर हुआ क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम ऑलरेडी दे चुके थे। Now our next constraint is unique constraint. Unique constraint का काम क्या होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो हम जिस भी कॉलम पे लगाएंगे उस कॉलम की वैल्यू जो है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी, यानी कि उस कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यूज ही इंसर्ट होंगी। अगर हमने ऑलरेडी उस कॉलम में एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है और नेक्स्ट टाइम जब हम नई रो टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं हम अगेन उस कॉलम की सेम वैल्यू दे दें तो वो हमें एरर प्रोवाइड करेगा। अ यूनिक कंस्ट्रेंट ensures that all values in a column are distinct. तो यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि हमारे सारे कॉलम्स की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, नो टू रोज कैन होल्ड द सेम वैल्यू फॉर अ कॉलम विद यूनिक कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या है कि जिस कॉलम पे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है उस कॉलम के लिए किन्हीं भी दो रोज में सेम वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते कैसे हैं, इसको भी सेम उसी तरीके से कॉलम का नेम, उसके बाद उसका डाटा टाइप और उसके बाद कंस्ट्रेंट। ये देखिए अभी तक हमने 3 कंस्ट्रेंट पढ़े, नॉट नल और फिर हमने डिफॉल्ट पढ़ा और यूनिक। तीनों को स्पेसिफाई करने का बिल्कुल सेम तरीका है कि कॉलम का नाम, डाटा टाइप और उसके बाद कंस्ट्रेंट का नाम। नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है तो हम यहाँ लास्ट में नॉट नल लिख देते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाना है तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफॉल्ट और राउंड ब्रैकेट में वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है तो हमने यहाँ क्या मेंशन कर दिया, यूनिक। अब जब हमने इस तरीके से टेबल क्रिएट की है तो अगर हमने SID की एक बार जो वैल्यू दे दी उसे हम दोबारा से उसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो भी वो हमें एरर प्रोवाइड करेगा। कॉलम SID हैज यूनिक कंस्ट्रेंट। अब इस टेबल में SID कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट यहाँ लगा दिया है। एंड हैंस कैन नॉट इंक्लूड डुप्लीकेट वैल्यूज, और इसीलिए SID में डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो नहीं होंगी। Such constraints does not hold for columns last name and first name, but last name और first name पर हमने ऐसा कोई constraint नहीं लगाया है। So if the table already contain the following rows, यहाँ पे हमें ये टेबल दी हुई है, मान लीजिए इस टेबल में हमारे पास ये 3 रोज हैं। फर्स्ट रो में SID 1 है, नेम है पेड्रो बैंक। सेकंड में SID 2 है, नेम है जशीन कुरैशी। थर्ड रो में SID 3 है, नेम है राजीव रस्तोगी। तो अगर ये 3 रो हमारे पास टेबल में पहले से हैं और उसके बाद हम ये इंसर्ट कमांड दे देते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज 3, साइरस, ग्रेस, तो ये कमांड जो है हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे SID की वैल्यू क्या है, 3 और 3 SID ऑलरेडी हमारी टेबल में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं SID में, इसलिए ये हमें एरर प्रोवाइड कर देगी और हमारा जो इंसर्शन है वो फेल हो जाएगा। It will result in an error because the value 3 already exists in the SID column, क्योंकि जो वैल्यू 3 है वो हमारे SID कॉलम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए हमारी इंसर्शन जो है वो फेल हो जाएगी। Thus trying to insert another row with that value violate unique constraint। तो इस तरीके से जो है हमने अगर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है तो वो हमेशा हमारी यूनिक वैल्यूज ही लेगा। नेक्स्ट है चेक कंस्ट्रेंट। अब चेक कंस्ट्रेंट देखिए, चेक कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम अपने कॉलम के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि हमारे कॉलम की वैल्यूज जो है इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से बिलोंग करनी चाहिए, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करती हुई होनी चाहिए। The check constraints ensure that all values in a column satisfy certain conditions. Check constraint का काम क्या होता है कि एक कॉलम की सभी वैल्यूज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करें। Once defined,
The database will only insert a new row or update an existing row if the new value satisfies the check constraint. यानी कि जब हम check constraint लगा देते हैं किसी टेबल पे, तो उस टेबल में जिस भी कॉलम पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है, जब भी हम उस कॉलम में कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे या फिर उस कॉलम की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करेंगे, तो वो हमेशा उस कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा कि हमारी जो चेक कंस्ट्रेंट वाली कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो ही वैल्यू एंटर हो, अदरवाइज तो वैल्यू एंटर नहीं हो। The check constraint is used to ensure डाटा क्वालिटी। चेक कंस्ट्रेंट जो है वो जनरली डाटा क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कस्टमर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो कस्टमर टेबल में जब भी हम SID एंटर करें, तो हमें चेक करना है कि हमारी SID जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। SID ना तो 0 हो सकती है और ना ही नेगेटिव में हो सकती है, क्योंकि SID क्या है, हमारे कस्टमर की ID है और वो ऑब्वियसली ना तो 0 हो सकती है ना नेगेटिव। तो जब भी वैल्यू एंटर हो रही है तो हमें चेक करना है कि वो 0 से बड़ी जो है होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है और उस वैल्यू को एंटर हमें नहीं करना है अपने टेबल में। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी की। ऑलरेडी हमने 4 कंस्ट्रेंट पढ़ लिए हैं, दैट इज नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक एंड चेक। पहले मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ सारा बहुत ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, इसलिए पहले हमें इन 4 कंस्ट्रेंट्स को समझना चाहिए। अब हम एक नई टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब हमें टेबल का नाम प्रोवाइड करना है। हमने पहले एक EMP टेबल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। मान लीजिए अब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जब हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे तो इसमें कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं। एक तो होगा हमारे पास स्टूडेंट ID, ST_ID, हमने ये नाम ले लिया स्टूडेंट ID के लिए, ठीक है। इसका डाटा टाइप कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब इंटीजर टाइप का डाटा हमने इसमें ले लिया, हमें इसे अपनी प्राइमरी की बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है लगा देंगे। ये कंस्ट्रेंट मैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ। बाकी मैंने अभी यहाँ से आपको स्किप करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम अल्टर टेबल को यूज करके भी प्राइमरी की लगाते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया हुआ है, और टेबल के लास्ट में भी स्पेसिफाई करते हैं। तो ये सारा पार्ट जो है हम बाद में करेंगे, प्राइमरी की के कौन कौन से हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट ID को प्राइमरी की बना दिया, या फिर प्राइमरी की को फिलहाल आप छोड़ ही दीजिए। जब हम एक स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं, तो स्टूडेंट के पास स्टूडेंट ID जो है हमेशा होती है। स्टूडेंट ID में कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जब स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो उसकी ID तो जनरेट होगी ही होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इस पे कंस्ट्रेंट लगा देते हैं नॉट नल, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट ID जो है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। कोमा लगाया। अब हम यहाँ पे सेकंड लेंगे। सेकंड हमने ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम का डाटा टाइप हम ले लेते हैं varchar। अब varchar 20 ले लेते हैं हम स्टूडेंट नेम के लिए। अब क्या स्टूडेंट नेम पे हम कोई कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, यानी कि नॉट नल या फिर डिफॉल्ट या यूनिक या फिर चेक में से। वैसे तो स्टूडेंट नेम पे किसी कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी मान लीजिए हम इस कॉलम पे भी कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब है कि हमारे जो स्टूडेंट्स के नेम है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, हमारे हर स्टूडेंट का नाम यूनिक होगा। और अगर किसी स्टूडेंट का नाम सेम हो रहा है तो एडमिशन के टाइम ही हमें पता चल गया तो हम उसके नाम के साथ सरनेम ऐड कर देंगे, या फिर कोई भी कोड वर्ड ऐड करके जो है उसके नाम में चेंजेस कर देंगे, बट हम अपनी टेबल में यूनिक नेम्स ही एंटर करेंगे। अब इसके बाद हम मान लीजिए स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन कर रहे हैं।
अब रोल नंबर जो है वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अब रोल नंबर पे कंस्ट्रेंट क्या होगा, रोल नंबर जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या कभी भी 0 या नेगेटिव में रोल नंबर हो सकता है? तो इस पे हम क्या लगा देंगे, चेक कंस्ट्रेंट लगा देंगे, डेट चेक रोल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक कंस्ट्रेंट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद हम ले लेते हैं फोन नंबर या फिर एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस की जगह हम फादर नेम ले लेते हैं। फादर नेम भी हमारा वेरकेर टाइप का होगा। इसकी भी लेंथ हम 20 कैरेक्टर्स की ले लेते हैं। इस पे किसी कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने ले लिया मदर नेम। मदर नेम भी हमारा हो जाएगा वेरकेर टाइप का। इसकी भी लेंथ हमने 20 ले ली। इस पे भी किसी कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है। अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट का फोन नंबर। फोन नंबर जो है हमारा इंटीजर टाइप का होगा। अब ये देखिए फोन नंबर में हम मान लीजिए दे देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू कि जिस स्टूडेंट का अगर फोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने उस स्टूडेंट का फोन नंबर जो है 10,000 दे दिया है, सॉरी 1401 हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि ये हमारा एक तरीके से कोड है कि अगर किसी स्टूडेंट का फोन नंबर ये शो हो रहा है यानी कि उस स्टूडेंट के पास फोन नंबर अवेलेबल नहीं है। अब ये हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी ये टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देती हूँ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली यानी कि हमारी टेबल स्टूडेंट जो है वो क्रिएट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार पहले मैं दिखा देती हूँ कि टेबल जो है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर देखिए मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ एक बार। हमने इसे रिफ्रेश कर लिया। हमने डाटाबेसेस को ओपन किया। हमारे डाटाबेस का नाम क्या था, कंपनी। हम कंपनी डाटाबेस यूज कर रहे थे स्टार्टिंग से। अब इसमें हमें टेबल्स में चेक करेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक टेबल थी ईएमपी। अब हमारे पास एक और टेबल मिलेगी स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। इसे हम जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हम इसके कॉलम्स चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये कॉलम्स है सारे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मदर नेम, फादर नेम और फोन नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके साथ जो है उनके डाटा टाइप्स भी स्पेसिफाई किए हुए हैं। अब इसके बाद हम इस पे जो है नेक्स्ट क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमने कंस्ट्रेंट लगाए वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इस टेबल में जो है वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। पहले एक बार हम सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज दे देते हैं ताकि हमारी एक रो तो एटलीस्ट कंप्लीट जो है वो हो जाए। स्टूडेंट आईडी हमने दे दी 101। स्टूडेंट का नेम मान लीजिए हमने दे दिया राम। उसके बाद रोल नंबर हमने उसे 1 दे दिया। उसके बाद फादर नेम हमने दे दिया रैंडमली कुछ भी। देन हमने मदर्स नेम भी दे दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें फोन नंबर के लिए दे दिए, ये हमारा फोन नंबर हो गया। ठीक है, अब जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो है एक रो इंसर्ट हो जाएगी हमारी स्टूडेंट टेबल में। इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए 1 रो अफेक्टेड यानी कि एक रो जो है ऐड हो गई। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसे रन कर लेते हैं और ये देखिए जो रो हमने इंसर्ट की थी वो रो यहाँ पे हमारी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट रो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट। इसके बाद वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं इधर वैल्यूज दे देती हूँ। स्टूडेंट आईडी मैंने दे दी 102। उसके बाद नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए मैं नेम में दोबारा से राम टाइप कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर मैंने 2 दे दिया।
उसके बाद फादर नेम हमने दे दिया, देन मदर नेम में भी रैंडमली हमने ये टाइप कर दिया। उसके बाद फोन नंबर जो है ये हमारा फोन नंबर हो गया। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये देखिए हमें एरर मिल गया, अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन टू डाटा टाइप इंट। हमने यहाँ एक्सप्रेशन क्या दिया, एक बार दोबारा से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए पिछली बार क्योंकि हमने डाटा टाइप इंट लिया है, इंट में हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए हमें वो एरर मिला था, बट हमने इस वैल्यू को इसीलिए थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। तो अब हम यहाँ पे इसे रन किया तो हमें देखिए एरर क्या मिला। अब हमें वो एरर मिला जिसके लिए हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की थी। यहाँ देखिए स्टूडेंट आईडी बिल्कुल ठीक है 102, रोल नंबर में भी 0 से ग्रेटर है। अब मदर नेम फादर नेम पे तो हम कुछ भी एंटर कर ही सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। फोन नंबर हमारा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, स्टूडेंट नेम में। स्टूडेंट नेम पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है यूनिक, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से स्टूडेंट नेम क्या दे रहे हैं, राम, और राम नाम का स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें एरर मिला। और यहाँ आप एरर को पढ़ के समझ सकते हैं, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट की, जो यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है उसका वायलेशन हो रहा है। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, द डुप्लीकेट की वैल्यूज इन इज राम, यानी कि राम वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट है और इसीलिए हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दी गई है, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई। यही अगर मैं इस नाम को मान लीजिए चेंज कर देती हूँ, मैं इस नाम की जगह यहाँ पे कर देती हूँ हिमांशु। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं तो मेरी ये क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो है सारे कंस्ट्रेंट हमने सही लिखे। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि हमारी टेबल में जो है 2 रोज डिस्प्ले होंगी, क्योंकि हमारे टेबल में 2 रोज जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं। ये देखिए ये हमारी 2 रोज जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंसर्ट कमांड लिखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलम्स के नेम भी प्रोवाइड कर देंगे इसके साथ। मान लीजिए यहाँ मैं दे देती हूँ एस नेम कोमा रोल नंबर कोमा एफ नेम। ठीक है, मैंने सिर्फ 3 कॉलम्स दिए, इन 3 कॉलम्स की हम वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। वैल्यूज हमने दे दी, स्टूडेंट नेम मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया है आयुष। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर मान लीजिए हमने 5 दे दिया है, और फादर्स नेम हमने रैंडमली ये वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन कर दी। 3 कॉलम्स के नाम हमने दिए थे, तीनों की वैल्यूज जो है डिफाइन कर दी। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस केस में हमें एरर मिलेगा। अब एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 3 कॉलम्स लिए, यहाँ पे हमने 3 कॉलम लिए, एस नेम रोल नंबर और एफ नेम। तो एस नेम में आयुष स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर 5 हो जाएगा, फादर नेम में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अलावा 3 कॉलम और बचे, स्टूडेंट आईडी मदर नेम फोन नंबर। मदर नेम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें नल स्टोर हो जाएगा। फोन नंबर पे डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, तो इस क्योंकि हमने फोन नंबर की यहाँ वैल्यू नहीं दी, तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 1 4 टाइम्स 0 1। बट स्टूडेंट आईडी में ना तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू है और अब नल इसमें एंटर हो नहीं सकता, तो इसलिए इस केस में हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी में नल एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने उस पे नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वो लगा रखा है। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये देखिए मुझे एरर मिला। एरर को पढ़िए, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम स्टूडेंट आईडी
टेबल कंपनी डॉट डीबीओ डॉट स्टूडेंट यानी कि कंपनी डाटाबेस की स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में नल वैल्यू जो है वो इंसर्ट नहीं की जा सकती। कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, क्योंकि कॉलम जो है वो नल वैल्यूज को अलाउड नहीं करता। इंसर्शन फेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी इंसर्शन जो है वो फेल हो गई। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी अगर प्रोवाइड कर दें st_id और यहाँ पे लास्ट में हम उसके लिए एक वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी हमने दे दी 104। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये क्वेरी जो है वो हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई और हमारी ये रो इंसर्ट हो जाएगी। अब जब ये रो डिस्प्ले होगी तो इस रो में हमारी स्टूडेंट आईडी क्या है 104, स्टूडेंट नेम आयुष है, उसके बाद रोल नंबर 5 है, फादर नेम ये है हमारा, मदर नेम नल हो जाएगा और फोन नंबर क्या हो जाएगा। फोन नंबर में नल वैल्यू मिलेगी या डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जब हम फोन नंबर वाले कॉलम की वैल्यू नहीं देंगे तो वहां पे ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इसे वेरीफाई करने के लिए मैं आपको डिस्प्ले करवा के दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम इसे रन करेंगे। ये देखिए हमारे टेबल में 3 रो आ गई, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एफ नेम। अब मदर्स नेम में देखिए नल स्टोर हुआ है और फोन नंबर में देखिए जो फोन नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गई है। अब हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट भी चेक कर लिया, यूनिक कंस्ट्रेंट भी चेक कर लिया और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी। सिर्फ एक कंस्ट्रेंट बचा, दैट इज रोल नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। एक बार इस कंस्ट्रेंट की वेरिफिकेशन हम और स्टडी कर लेते हैं। इंसर्ट into table name, that is student, values। अब यहाँ पे हम सारे कॉलम्स की वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी हमने दे दी 105। इसके बाद स्टूडेंट नेम हम दे देते हैं यहाँ पे सतीश। इसके बाद हमारे पास है रोल नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ 0 एंटर कर दिया। ठीक है, कंडीशन मैंने लगाई है ग्रेटर देन 0, यानी कि ना नेगेटिव वैल्यूज और ना 0, बट मैंने यहाँ इंसर्शन कमांड में वैल्यू क्या लिख दी 0। अब इसके बाद फादर नेम मान लीजिए मैंने दे दिया रमन, मदर नेम मान लीजिए मैंने दे दिया कोमल। उसके बाद फोन नंबर की वैल्यू हमने दे दी 587897। अब जब मैं इस कमांड को रन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। इस केस में हमारा जो रोल नंबर पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है वो कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखिए अगेन हमें यहाँ पे एरर मिला, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट स्टूडेंट रोल नंबर, यानी कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर वाले कॉलम पे हमने जो चेक कंस्ट्रेंट लगाया है उससे हमारी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। The conflict occur in the database company table student column roll number, यानी कि हमारा चेक कंस्ट्रेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा। मान लीजिए हम यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। अब अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूं, ये देखिए अगेन हमें वही सेम एरर मिल रहा है, क्योंकि हम जब तक 0 से बड़ी वैल्यू नहीं डालेंगे वो हमें एरर देता रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से ये नेगेटिव साइन हटा देती हूँ और अब मैं इसी सेम कमांड को एग्जीक्यूट करती हूँ। इस केस में हमारी रो जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, क्योंकि हमारे सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहे हैं। स्टूडेंट आईडी नल नहीं है, स्टूडेंट नेम रिपीटेड नहीं है, रोल नंबर 0 से ग्रेटर है, मदर नेम फादर नेम गिवन है, फोन नंबर की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। नहीं भी होती तो भी कोई इशू नहीं था। तो यानी कि हमारी रो जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। आप चाहें तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से एक बार डिस्प्ले करवा के चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो आई होप ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं सब स्टूडेंट्स को समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे रिमेनिंग कंस्ट्रेंट हैं, दैट इज हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, इसके अलावा
यूनिक कंस्ट्रेंट अभी हमने कॉलम पे लगाया है, उसके बाद हम उसे टेबल पर भी लगा सकते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट को। तो वो सारी चीजें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आई थिंक ऑलरेडी काफी हो गई है लेंदी। एक बार में इससे ज्यादा अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो फिर चीजें समझ आनी बंद हो जाएंगी स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आज का पार्ट मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट से जो है स्टार्ट करेंगे आगे। तो तब तक के लिए आप आज वाली वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, जो डाउट्स आ रहे हैं वो कमेंट करके पूछिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आई या नहीं आई, ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय।